नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। आपकी आवाज को मंच देने वाला ये कार्यक्रम है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप देश के हुक्मरानों तक ले जाना चाहते हैं तो इस हमारे कार्यक्रम के जरिए आप अपनी सवाल, अपनी राय हम तक भेजिए और ये सवाल, ये राय हम देश के उन तमाम नेताओं तक ले जाएंगे जो इस देश को चलाने का, इसकी दशा दिशा तय करने का दावा करते हैं। आज खास तौर पर बात होने वाली है इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी अपने यात्रा के आखिरी पड़ाव में इस वक्त पहुंच चुके हैं। वो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और अमेरिका में बीते 24 घंटों में सैन फ्रांसिस्को में हमने देखा किस तरीके से मोदी मोदी की गूंज मची है। एक के बाद एक कई व्यस्त कार्यक्रम और देश में विदेशी निवेश की बारिश करवाने का भरोसा। इन सब के बीच कैलिफोर्निया के सैन होजे में पीएम रॉकस्टार की तरह जब भारतीय समुदाय से रूबरू हो रहे थे तो वहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। जो कुछ उन्होंने बोला, भारत में उस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। खास तौर से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। उसने पीएम के बयानों को झूठा करार दिया है। पीएम ने भाई भतीजावाद को भ्रष्टाचार से जोड़कर पिछली सरकारों को खरी खोटी सुनाई तो कांग्रेस ने इसे देश का अपमान करार दे दिया। यही नहीं, पीएम जब अपनी मां के जिक्र पर भावुक हुए तो कांग्रेस आज इसे भी नाटक बता रही है। क्या पीएम की विदेश यात्रा के दौरान देश में ऐसी सियासत होनी चाहिए? क्या पीएम को विदेश में ऐसा भाषण देना चाहिए? सिक्के के दोनों पहलू हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किसको राजनीति में घसीट रहा है? ऐसे कई सवालों पर बातचीत करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट और फिर मेहमानों के साथ आपका परिचय। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर बड़ी बहस। विदेश में पीएम, देश में बवाल। राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया। मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप मुझ पे? अपने देश की बदनामी करना और अपने से पहले वाले जितने भी लोगों का योगदान रहा हो, संघर्ष रहा हो देश के लिए, उनको अपमानित करना, कोसना, उससे बेहतर है कि आप जाके लौटकर ये सूची जारी करें। पीएम मोदी के एक और सुपरहिट अमेरिका यात्रा, जाने माने चेहरों से मुलाकात और सैन होजे के सेफ सेंटर में 18,000 से ज्यादा भारतीयों को उनका संबोधित करना। हमेशा की तरह उन्होंने देश में बड़े बदलाव का दावा किया और अपनी पूर्ववर्ती सरकार पर हमले किए। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी पहले क्या कहता था, मोदी ने क्या किया, सब पता है आपको। आज 16 महीने के बाद मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। He should stop making claims which are false and showing something as his achievement which actually is not. Their frustration is also evident in the huge positive response that Prime Minister Modi has generated from the giants of intellect and innovation. फेसबुक मुख्यालय में टाउन हॉल के दौरान जुकरबर्ग के साथ बातचीत और लोगों के सवाल जवाब के दौरान पीएम मोदी एक बार भावुक भी हुए। मां के सवाल पर उनकी आंखें भर आईं। लेकिन भारत में इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। इन्होंने अपनी मां का अपमान किया। मैंने पूरी जान मालूमात करी है। ना ही इनके पिता इतने गरीब थे, मैंने बता दिया। ठीक थे, अमीर संपन्न परिवार नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके इनकी मां ने कोई कष्ट उठाए। Prime Minister is devoted to his mother. He touched her feet after the election victory.
This is quite in contrast to the Congress, where mother has ruined the party. पीएम के इस विदेश दौरे और देश में मचे सियासी बवाल के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी का विदेश में देश के भ्रष्टाचार की बात करना जायज है? तो हम तो पूछेंगे में आज का सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको एसएमएस पोल में हिस्सा भी लेना है अगले 1 घंटे के भीतर कि क्या पीएम मोदी का विदेश में देश के भ्रष्टाचार की बात करना जायज है। हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपनी राय हमको एसएमएस करें। इसके साथ ही हमारे #HTP और #मोदी वर्सेस कांग्रेस पर जाकर भी आप ट्वीट के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय जरूर दिखाई जाएगी और कुछ राय को सवाल के तौर पर अपने मेहमानों से पूछा भी जाएगा। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में है। पूर्व राजनयिक मीरा शंकर जी भी मेरे साथ स्टूडियो में है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत साहब भी हमारे साथ इस वक्त गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही सैन होजे से मेरे सहयोगी आकाश सोनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबके पास शुरुआती, जैसा कि इस कार्यक्रम का नियम है, एक बजर राउंड होता है 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा और ओपनिंग रिमार्क्स के दौरान किसी को इंटरवीन करने की इजाजत नहीं मिलती है। 45 सेकंड्स। आकाश, में सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी क्या विदेश में जाकर राजनीति कर रहे हैं? क्या वहां मौजूद हजारों की संख्या में जो भारतीय थे सेप सेंटर में, उनको लगा कि यहां पर राजनीति हुई जब उन्होंने बेटी, दामाद, बेटे की रिश्वतखोरी की बात की? आकाश। सुमित, यहाँ जो लोग थे उन्होंने जो भाषण को देखा, मैं कम से कम 1-1.5 घंटा तक खड़े होकर लोगों से रिएक्शन ले रहा था। एक भी आदमी नहीं था जिसने उसका जिक्र भी किया हो, क्योंकि उनके लिए जो दूसरी बातें थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री उनको ये कह रहे हैं कि अगर आज आपके पास में सफलता की कुंजी है, चाबी है, तो आपको भविष्य में जब माँ भारती बुलाएगी तो क्या आप आएंगे? जब सही समय आ गया तो क्या आप आएंगे? कई लोग कह रहे थे हम आना चाहेंगे, सही एटमॉस्फेयर बने तो क्यों नहीं, क्योंकि हमारे दिल में जज्बा है, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, भारत माँ ने हमें दिया है और उसी के लिए हम वापस भारत आना चाहते हैं। और साथ ही साथ डिजिटल सीओ से जो सहमति बनी है, यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो वहाँ। आकाश, 45 सेकंड्स हो गए। मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। मीरा शंकर जी, आप जब वो स्पीच आज सुबह सुन रही होंगी या दिन में आपने कभी सुना होगा, बहुत जगह रिपीट टेलीकास्ट हुआ उसका, क्या आपको लगा कि वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से पॉलिटिकल था और इस तरीके से यहाँ हिंदुस्तान में इस तरीके से रिएक्शंस होने चाहिए थे? देखिए, जहाँ तक मेरी राय है वो ये है कि राजनीति देश की सीमा तक रुक जानी चाहिए और जब कोई बाहर जाता है दूसरे देश में तो सबको राष्ट्र के हित के बारे में बात करनी चाहिए और राजनीति को अलग। अगर आप यूएस में भी देखें, उनके भी जो नेता हैं एक दूसरे से बहुत विवाद करते हैं, लड़ते भी हैं, पर जब बाहर जाते हैं तो एकजुट होके बोलते हैं, दूसरे के खिलाफ इतना नहीं बोलते। तो दोनों साइड को मेरे ख्याल से थोड़ा कंटेंशन कम करना चाहिए देश के हित में जो चीजें हैं। जी, संजय सिंह, आपकी राय? जब वो कह रहे थे प्रधानमंत्री, बेटी, बेटा, दामाद, रिश्तेदारों के नाम ले रहे थे, कांग्रेस का नाम तो लिया नहीं था, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा? एज ए पॉलिटिकल लीडर आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है जब उन्होंने शुरू किया तो काफी जेनरिक हो था, बेटा, बेटी, और फिर एक प्रेग्नेंट साइलेंस के बाद उन्होंने कहा दामाद। अब कुछ समय ऐसी हो गई है कि जैसे उन्होंने दामाद कहते हैं, पूरे देश में मतलब एक ही मानस पटल पे एक नाम आता है, रॉबर्ट वाड्रा का। उन्होंने नाम नहीं लिया, कांग्रेस ने भी उस पर आपत्ति दर्ज की और उसके कारण ये इशू इतना बढ़ गया। मुझे लगता है ये जो डिबेट होता है कि बाहर जाकर के बोलना चाहिए कि नहीं, मेरे विचार थोड़े से भिन्न हैं। अगर पीएम मोदी किसी राजनयिक के साथ या किसी ऑफिशियल फोरम पे बोल रहे हो तब तो समझ में आता है कि पीएम को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मोदी का एक पर्सनलाइज्ड हर नेता का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे हैं, जो वहाँ का समुदाय है और साथ में भारतीय समुदाय भी है, और डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को ब्रॉडली आप एड्रेस कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। जी, 45 सेकंड हुए। पुष्पेश पंत साहब,
मैं आपके पास आना चाहूँगा, पॉलिटिकल मेहमानों के पास लास्ट में जाऊँगा मैं। आलोक जी भी हैं, सिद्धार्थ भी हैं। पुष्पेश सर, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने उस 1 घंटे के करीब के भाषण में भ्रष्टाचार के अलावा जो उन्होंने अंडरलाइन करने की कोशिश की और जो जिस पर पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी यहाँ दिल्ली में बनी, क्या उनको अपने नेताओं पर, अपनी पार्टी के लोगों पर जो आरोप लगे बीते संसद सत्र के दौरान, उसका जिक्र भी करना चाहिए था? नहीं, देखिए, मुझे लगता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ संजय भाई से और सहमत हूँ आकाश भाई से। मुझे लगता है मैं थोड़ा असहमत हूँ मीरा जी से। मुझे लगता है कि जिस हिंदी भाषा में भाषण करते हैं मोदी, उसमें कुछ मुहावरे हैं, भाई भतीजावाद है, घर दामाद है, सरकारी दामाद है। मुझे लगता है कि इसमें लगभग वो कि दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है। क्यों आपको लगता है कि आरोप आपके ऊपर है? और मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि विदेश में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी जब अमेरिका जा रहे थे तो उनके विरुद्ध दुष्प्रचार में जो तथाकथित प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष बौद्धिकों ने चिट्ठियां लिखी थी, तो क्या वो भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान था? क्या वो राष्ट्रहित की साधना थी? और मुझे लगता है जिस जमावड़े को संबोधित कर रहे थे उसमें कहीं भी उसने गंभीरता से उस एक वाक्य को नहीं लिया कि दामाद का जिक्र था या भाई भतीजे का जिक्र। पुष्पेश जी, आपने ठीक 45 सेकंड में अपनी बात कन्वे कर दी। आलोक शर्मा, आपने सुनी सबकी राय, पहले अब आप जवाब दीजिए कि आप क्यों तिलमिलाए, आप क्यों घबराए? दामाद सुनकर क्यों आपको लगता है कि सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा एक दामाद हिंदुस्तान के अंदर और किसी का जिक्र वो नहीं कर रहे थे? देखिए, न हम तिलमिलाए हैं, न हम घबराए हैं। विपक्षी दल हैं, एक प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री या हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। एक विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते हमने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें कहीं ना कहीं उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह की टिप्पणी की है। हमें तिलमिलाने का और घबराने का कोई कारण ही नहीं है। आज हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़बोलेपन में वहां पर जाकर बोल रहे हैं, जो वक्तव्य आप देख रहे हैं, वो वक्तव्य देने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए। हमने पहले भी कहा था कि विदेश की धरती पर जाकर आप इस तरह से तमाम जितने भी आपके पूर्वज रहे हैं, पूर्ववर्ती लोग जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, अगर आप उनको इस तरह से अपमानित करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको भी बैकफायर करेगा। तमाम मुद्दे, आज किसानों के मुद्दे रहे हो, 45 सेकंड हो गए आलोक जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। सिद्धार्थ नाथ सिंह, मुझे आपके पास आना पड़ेगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह, जब आपको पता है कि इस चीज को तूल दिया जाता है, इस पर राजनीति तेज हो जाती है, तो क्या इस तरीके के बयानों को देश के बाहर बोलना जायज है? जब आप भ्रष्टाचार की बात करें उस वक्त तो आपको उपलब्धियां गिनानी चाहिए, जो बीते 60-70 सालों में हुआ है उसको आप भूल जाते हैं। जी हाँ, जी सिद्धार्थ। सुमित जी, आप देश के अंदर भ्रष्टाचार करें वो राष्ट्र निर्माण हो जाता है कांग्रेस का, और फिर कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण हो रहा था, हम भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो देश के बाहर मत बोलो। देश के बाहर जाओ, आधा सच बोलो, आधा मत बोलो, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार में थी। अरे देश का जो डायस्पोरा है वो क्या देश के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, वोट नहीं डालता, मगर अमेरिका का जो डायस्पोरा है $1.8 बिलियन हर साल देश में भेजता है, हर साल देश की प्रगति में आगे बढ़ता है, हर वो पैसा किसानों में भी जाता है, मजदूरों में जाता है। क्या उनको हक नहीं अपने प्रधानमंत्री की भाषण सुनना और उस भाषण में सच्चाई सुनना? सच्चाई से क्यों भागना है? देश के अंदर आज हम लोग इस युग में है कि टेक्नोलॉजी है, सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, 45 सेकंड हुए, मैं आप ही के पास आता हूं। डिबेट इज ओपन नाउ, कोई भी किसी को बीच में टोक सकता है। सिद्धार्थ, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या आप ये मुझे समझाएंगे कि उन्होंने अपने इस 1 घंटे के भाषण में सुषमा स्वराज वाला ललित गेट कांड, व्यापम घोटाला, वसुंधरा राजे सरकार पर लगे इल्जाम, संसद का सत्र ना चल पाना, लैंड बिल का पास ना हो पाना, इसका जिक्र क्यों नहीं किया? वो बेटा दामाद भ्रष्टाचार की बात करते रहे, आपके ऊपर जो इल्जाम है, आपके ऊपर जो सवाल लग रहे हैं, उसके जवाब क्यों नहीं मिले हमको? उन्होंने तो व्यापम भी भूल गए सुमित जी, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि सुमित जी नहीं भूले, नहीं वो कहीं भूल गए, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर रेड हुई थी। सीएम के रिश्तेदार बंद हैं, बोलिएगा 400 केस एक दिन में व्यापम में सीबीआई में दर्ज होते हैं, वो भूल गए। बंगारू और जूदेव की पार्टी भ्रष्टाचार की बात अमेरिका में जाकर करती है। सुमित जी, सिद्धार्थ बोलिए। आलोक जी, आपके पास आऊंगा। सुमित जी, आई एम रेडी टू गो आउट। सिद्धार्थ आप बोलिए, मैं आलोक आपके पास जाऊंगा। जी सिद्धार्थ बोलिए। नवज्योति प्रवक्ता मेरे साथ ना है फिर। सिद्धार्थ आप बोलिए ना। मैं कोई बात कह रहा हूं। हाँ, जो प्रधानमंत्री ने तो ये भी नहीं बोला कि इस देश के अंदर 2G हुआ था, कोलगेट हुआ था, दामाद गेट हुआ था, यहां पर जो करंट सीएम है हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर रेड हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, एक जेनरिक बोला
कि वहां देश के अंदर एक भ्रष्टाचार का माहौल बन गया था। हर राजनेता के ऊपर आरोप लग सकता है और 2 मिनट में उस पर आरोप लगा देते हैं लोग। तो उन्होंने उस माहौल की बात करी, उस माहौल से कैसे 15 महीने में हम निकलते हुए आ गए हैं और आज देश के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ाई हो रही है। आइए, आपको भारत बुला रहा है, जब आपका मौका आया आप लोग आइए। इस विचार को रखने के लिए कांग्रेस के अंदर चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए वो आज दामाद का नाम सुनते ही उछलने लगे। अरे जवाब देना चाहते हैं आलोक शर्मा, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं आलोक शर्मा। आपने दामाद का जिक्र ले लिया, आलोक कैसे चुप हो सकते हैं? आलोक देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, संबंध हैं। अभी पुष्पेंद्र साहब ने तो कहा तो जुमले ही हैं, ये तो रिश्ते हैं, मुहावरे हैं। मैं नहीं समझ पाया पुष्पेंद्र साहब ने किस संदर्भ में कहा, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आपने एक दामाद श्री पुस्तक निकाली थी चुनाव में, उसके बाद क्या हुआ? आपने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर चुनाव लड़ डाला पूरा, उसके बाद क्या हुआ? 15 लाख के ऊपर आपने चुनाव लड़ डाला। तो इस तरह के जुमले छोड़ना आप पहले हिंदुस्तान में कर रहे थे। आप 5 मोदी साहब की स्पीच उठा लीजिए और उनको क्लब अप कर दीजिए। 5 को अगर क्लब अप कर देंगे तो आज अमेरिका की स्पीच बन जाएगी। मैं जानना चाहता हूं, आपके आने के बाद क्या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई? क्या रुपए की वैल्यू बढ़ गई? क्या एफडीआई बढ़ गया? क्या रुपए के साथ साथ जो यहां पर फायदे होने चाहिए? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 150 रुपए किलो डॉलर बिक रही है, 150 रुपए किलो दाल बिक रही है। सिद्धार्थ गरीबों की बात, सिद्धार्थ आई विल गिव यू चांस, सिद्धार्थ मैं चांस दूंगा। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा आप तो 10 साल रहे सत्ता में, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे जी, बगैर किसी रोक टोक के। सोनिया गांधी 10 साल तक उनका साथ देती रही। एक बार भी क्यों कोशिश नहीं की गई कि हम भी वेस्ट कोस्ट पे जाएं, हम भी माइक्रोसॉफ्ट जाएं, हम भी गूगल जाएं, हम भी फेसबुक जाएं और वहां से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें? ये एक्सरसाइज आपकी पार्टी के नेताओं ने 10 सालों में क्यों नहीं की? देखिए, मैं समझता हूं कि एफडीआई, जहां तक बात है 2011-12 के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, इस साल का जो एफडीआई आया है उससे ज्यादा है। $3 बिलियन। अगर आंकड़े ज्यादा ना हो तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मुझे बताएं। अब 11-12 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? 13-14 से क्यों नहीं? 13-14 इलेक्शन गोइंग ईयर था और पूरे 12-13 में भी 12-13 में भी फिगर मेरे पास भी है, मैं खोल दूंगा अभी। सर सुमित सर, पूरी तरह से विश्व आर्थिक मंदी के दौर में था, उसके बावजूद हम सर्वाइव करके गए हैं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है? आप ये बता दिए, पेट्रोलियम प्राइसेस इतने डाउन होने के बावजूद हमें क्यों नहीं फायदा मिल रहा है? आप गरीबी की बात करते हैं। मराठवाड़ा में पिछले 3 महीने में 300 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मन की बात में आपको नजर नहीं आया वो? आप किस तरह से जाकर वहां पर गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं? आपको जीडीपी अपना $8 ट्रिलियन नजर आता है जो कि 2.5 है। सिद्धार्थ जवाब दीजिए, जाकर फिर बाकी पैनलिस्ट के पास झूठे तथ्य सिद्धार्थ जवाब दीजिए। तो मैं समझता हूं पूरी तरह से आपत्तिजनक। छोड़े तो मैं जवाब दूं ना? नहीं, बोलिए। ऐसा सुमित जी, ये भूल जाते हैं 3650 दिन जब इनका शासन था तो 3 लाख किसानों की आत्महत्या हुई। इनका जो किसानों के ऊपर ऋण होता है वो 41% बढ़ गया। इनको समझ नहीं आता, शायद इन्होंने आनंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा एफडीआई बढ़ा जरूर है मगर 40 नहीं बढ़ा, 24% बढ़ा। इनको अभी भी 3 बिलियन दिखता है, मगर इनको ये भी भूल जाते हैं कि जब इनकी इकोनॉमी इन्होंने जब दी थी, जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है वो 10 के ऊपर चल रही थी, आज वो 6 पे आ गई है। इनको प्याज दिखता है मगर इनको ये नहीं समझ आता कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक बास्केट होता है जिसमें आलू और टमाटर भी होता है, उसके दाम ये गिना नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो आज 1% पे आ गया, जो इनके समय पे 7% चल रहा था। तो दोनों आप दोनों ने अपने पढ़ लिख के आएंगे तो अच्छा रहेगा, हमें दोनों ने अपनी सुविधा होगी। 4 पैनलिस्ट और भी हैं, आप दोनों के बीच वाद विवाद बहुत हुआ। आकाश भी काफी देर से खड़े हैं और आकाश तो क्योंकि मुझे पता नहीं कि किस तरीके का माहौल है, सर्दी है वहां पे। आकाश, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं सिर्फ एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है जो विजिट रही, खासकर सैन होजे में रहे प्राइम मिनिस्टर, उन 30 घंटों में हिंदुस्तान का मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं भी उस पर आंच आई? उसको दांव पे लगाया गया, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया? क्या इन वहां रहने वाले भारतीयों ने बीते प्रधानमंत्रियों को वहां पर मिस किया इतने सालों में? आकाश, लोग ये पूछ रहे थे यहाँ पर सुमित, और ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक तरह से कैप्टिव ऑडियंस जिनको आप कहेंगे एसएपी सेंटर के अंदर जो थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको बरगलाया जा सकता है।
ऐसे लोग जिनमें विनोद धाम का नाम आता है, फादर ऑफ द पेंटियम चिप, ऐसे लोग जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ऐसे लोग जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन सबको बहुत आशा है, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये लगता है कि इतने साल से इतनी महत्वपूर्ण चीज, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इनोवेशन जहां होते हैं, दुनिया का वो कोना भारत ने पूरी तरह छोड़ क्यों रखा था। तीसरी चीज, उनके पास वो गुडविल है भारत के लिए, क्योंकि उनको जितना पैसा, जितना शोहरत वो हासिल करना चाहते थे वो कर चुके हैं, बल्कि उनके सपनों से आगे निकल गए हैं। आज वो भारत माता को कुछ लौटाना चाहते हैं और वो ये पूछ रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, वो मौका दे दीजिए हमें कि हम आकर भारत में एक सिलिकॉन वैली बना सकें। एक छोटी सी बात और बोलूंगा, ऑपरेशन एंटेबे, इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह किया था कि आतंकवादी हैं, उनको रोकने के लिए मैं एरोप्लेन यहां से लड़ाकू विमान निकाल चुका हूं। अब जो ऑपोजिशन लीडर मुझे रोकेगा उसका नाम पूरे देश को बताऊंगा कि इसने मुझे रोका, वरना ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन होके रहेगा। आज प्रगति के अंदर मोदी सरकार को यही करने की जरूरत है। काफी हद तक मोदी सरकार पर आगे बढ़ गई है। शंकर जी, क्या आपको लगता है आकाश जो बात कह रहे हैं और आलोक शर्मा जो बात कह रहे हैं और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जो बात कही, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है? लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या आपको लगता है कि बीते 10 सालों में पुरानी सरकारों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, सिलिकॉन वैली की तरफ ध्यान ना देकर, उस तरफ अप्रोच ना कर कर, उस तरफ फोकस ना कर कर? ऐसा है, अगर आप देखें तो पहले भारत जो एक्सपोर्ट करता था आईटी सर्विसेज करीब $200 मिलियन, आज $70 बिलियन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और आईटी बढ़ा भी नहीं, काफ़ी आगे चला गया है हमारा आईटी क्षेत्र, और वो इस वजह से क्योंकि कई सरकारों ने उस पर ध्यान दिया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो एक मौका है भारत के लिए, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी पड़ गई है, लोग भारत की ओर देख रहे हैं। IMF भी ये कह रहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में भारत की जो अर्थव्यवस्था है सबसे तेजी से बढ़ेगी। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए एक राष्ट्र के नाते, और एकजुट होके ये करना चाहिए। क्या आप इसको जायज थोड़ा कहेंगे? मुझे लगता है कि तू मैं हर चीज पे होना देश के लिए अच्छा नहीं है। विभाजन जो विवाद है, विभाजन नहीं बनना चाहिए। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा आंसर चाहूंगा। क्या आपको लगता है जायज है प्राइम मिनिस्टर सैन फ्रांसिस्को से निकल भी नहीं पाते हैं, न्यूयॉर्क पहुंच भी नहीं पाते और यहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है? इज इट ये ठीक है? आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू स्टेप बैक। आई थिंक इट्स यू नो कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के, किस दिशा में देश को जाना चाहिए, इसको कैसे हम पूरा करेंगे, इस पे थोड़ा सा एक सहमति की जरूरत है जो मेन पार्टीज हैं उनके बीच में। मुझे पता है कि ये जो पार्टीज हैं उनको अच्छा नहीं लगता ये सुन के, पर मेरी ये जरूर राय है कि सहमति की जरूरत है। मतलब एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन मैं भी ये चाह रहा था कि अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो हम संसद में नहीं सुन पाए प्राइम मिनिस्टर को, शायद कुछ वहां सुन पाते सैन होजे में हजारों की पब्लिक के बीच में। संजय, आपको लगा कि कुछ चीजों पर और लाइट डालने की जरूरत थी? जैसे कि आज एक कांग्रेस ने महत्वपूर्ण और बड़ा इल्जाम लगाया कि जांच होनी चाहिए इस विजिट्स के पहले, क्यों बीजेपी के एक जनरल सेक्रेटरी जाते हैं और वहां पर ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। राम माधव की ओर इशारा किया कांग्रेस पार्टी ने। क्या पीछे, इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, वो तो फेयर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने, आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको बैकअप सपोर्ट देता है अपने लोगों को, वहाँ जो भारतीय हैं उनको बुलाने के लिए, ये काम कांग्रेस को भी करना चाहिए था। मोदी अगर वो कर रहे हैं तो कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं, और आगे कांग्रेस अगर आएगी तो कांग्रेस भी ये करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज अब सीख गई है। इलेक्शन कैंपेन में भी देखिए, अब धीरे धीरे कैंपेन का जो तरीका है मोदी से बहुत सारे लोग वो अडॉप्ट कर रहे हैं। जो मोदी कह रहे हैं, देखिए ब्रॉडली वही चीज वो देश में भी कहते हैं जो वहां जाकर के कह रहे हैं। जो पॉलिटिकल पंच खुले तौर पे आएगा वो 2 तारीख से, जब वो बिहार का कैंपेन शुरू करेंगे 2 अक्टूबर से बांका से, तब वो पूरी तरह से आएगा। लेकिन एक ये जो यूएस का विजिट है, ये अपने आप में एक काफी हाई प्रोफाइल विजिट हो जाता है, और वहां जाना, सारे जितने वो फॉर्च्यून 500 के सीईओज हैं उनसे मिलना, और फिर
कल रात में वो जो हुई मन की बात की तरह की चीज जिसे टाउन हॉल कहेंगे, और जो उनके माता वाला चीज पे विवाद हुआ, मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस को भी वो इंतजार करती रहती है कि कब वो पाउंस करे। कभी वो सही मुद्दे उठाती है, कभी देखिए ठीक है ये एक डिबेट का पहलू हो सकता है कि वहां जाकर के उन्होंने जो कहा वो करप्शन वाले इशू पे वो कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन साथ में वो माँ वाला एक इशू लेकर के आ जाते हैं। वो मुझे लगता है कि उस टेस्ट में प्रॉपर नहीं उतरा है। जी एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, और आज का हमारा सवाल एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। आपके पास वक्त है अभी भी एसएमएस पोल में हिस्सा लेने का कि पीएम विदेश यात्रा पर। हमारा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी का विदेश में देश के भ्रष्टाचार की बात करना जायज है? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए, और 51818 पर अपने जवाब हमको एसएमएस करें। आप अपनी राय ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। डिबेट की शुरुआत करता हूं। कार्यक्रम के इस हिस्से की सबसे पहले शुरुआत करूंगा पुष्पेश पंत साहब के पास चलूंगा। पुष्पेश जी, एक बड़ा दिलचस्प मेरे पास फेसबुक पर एक कमेंट आया है, विदेश में भी भारतीय रहते हैं तो भ्रष्टाचार पर बात करना जायज़ है। कोई निखिल सिंह मुझे ये कहते हैं, जो बात आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार तो अगर है तो वो तो दिखेगा, छुपाने की क्या ज़रूरत है। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर बोलते हैं दामाद की बात या बेटी की बात, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनको सुषमा, वसुंधरा और शिवराज वाले इशू को भी छूना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि नाम तो उन्होंने किसी कांग्रेसी नेता का भी नहीं लिया था, और समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर आप बेटा या बेटी की बात करें तो सुषमा जी की बेटी भी उसमें शामिल हो जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं दुष्यंत जो बेटे हैं वसुंधरा के वो भी शामिल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत में रहने वाले इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सास को कहना बहू को सुनाने वाली बात हो रही थी। भले ही अपनी पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए, गठबंधन के लिए स्पष्ट नामोल्लेख न स्वदेश में उन्होंने किया है न विदेश में, मगर मोदी जी ने कोई ऐसा प्रयास वसुंधरा को या सुषमा को बचाने का नहीं किया है, बल्कि लोगों का, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है उनके पर कतर दिए गए। लेकिन पुष्पेश जी, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना उस स्पीच में, मैं आपका सर्टिफिकेट लेने आया हूं बीते 16 महीनों में, इसको मतलब ये सर्टिफिकेट वहां क्यों ले जाके ले रहे हैं? यहां आके ले, दिल्ली में तो देखा आप लोगों ने क्या हुआ था। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वहां उनका सर्टिफिकेट मांगना आपको रसभंग लगता हो भारत उनके नाट्यशास्त्र की दृष्टि से, मगर वहां विदेशी निवेशकों को लुभाने गए थे। वहां भ्रष्टाचार कम करने की बात करना जरूरी था, और अपनी कार्यशैली और अपने कामकाज के बारे में उन लोगों को संतुष्ट करना था। यदि वो संतुष्ट है तभी वो भारत में पैसा लगाएंगे, वरना पैसा नहीं लगाएंगे। तो मुझे इसमें भ्रष्टाचार की बात करना गलत लगता है, न उनसे सर्टिफिकेट मांगना, क्योंकि मुझे लगता है कि सीधी बात यह है कि भारत में उनके पहले भी, जैसा आलोक जी सवेरे से कई बार दोहरा चुके हैं, कई लोगों ने उपलब्धियां की हैं। मीरा जी ने उसका जिक्र किया है कि हैदराबाद में साइबराबाद बन चुका था मोदी जी के आने के पहले, बेंगलोर की सिलिकॉन वैली पहले बन चुकी थी, नंदन नीलेकेनी हो या नारायण मूर्ति हो, अजीम प्रेम जी हो या टाटा कंसल्टेटिव सर्विस हो, मगर उनका चरमोत्कर्ष जो हुआ है वो पिछले 2 वर्ष में मोदी जी ने अकेले नहीं किया है। ना आज जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे गए हैं वो उनकी अकेले की करामात है, मगर जिस बात का फर्क हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंतिम महीनों में भारत शिथिल और पस्त, हताश नजर आता था। बिल्कुल, आज वो ऊर्जा और ओजस्विता से भरा नजर आता है। फर्क ये है। सिद्धार्थनाथ सिंह, इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तमाम बातों का जो जिक्र किया, अगर वो पुराने राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर देते कि उनके कार्यकाल में हमने स्पेस में कदम रखा, उनके कार्यकाल में हमने इतनी फीसदी कृषि दर को पाया, हरित क्रांति को देखा, श्वेत क्रांति को देखा, डिजिटल इंडिया को देखा राजीव गांधी के वक्त में, जो आज आनंद शर्मा ने क्लेम भी किया, आपको लगता नहीं कि तो शायद और ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर का विजन दिखाई देता? देखिए, प्रधानमंत्री का 1 घंटे का भाषण था, उसके अंदर कितनी चीजें समा सकती है मैं नहीं कह सकता, मगर जितना उन्होंने कहा वो भी कम लग रहा था। मगर 1 घंटा बहुत समय होता है, और उसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी जो ठीक समझेंगे वो बोलेंगे। आप और हमारे कहने से तो होएगा नहीं, मगर जो प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही 60 मिनट के अंदर 59 मिनट्स उन्होंने बाकी चीज के 1 मिनट उन्होंने जो बोला वो भ्रष्टाचार के ऊपर बोला, मगर उन्होंने बड़ी चीजें बताई जो इस समय सरकार कर रही है। उन्होंने जहां तक कि एक महान पुरुष की बात करनी चाहिए उन्होंने जरूर करा। उन्होंने जरूर बताया कि कैलिफोर्निया में जयप्रकाश नारायण जी का बताया,
उन्होंने मुखर्जी का बताया कि वो आके यहां से 1940 में पढ़ के गए थे। इन सब चीजों को करा, भगत सिंह को याद किया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया, मगर विषय यह है कि किनको एड्रेस कर रहे थे, उनसे क्या चाहिए सरकार को, उस पे उस ऑब्जेक्ट पर ये तो समझ में आता ना सिद्धार्थ कि ये सब अचीवमेंट 16 महीने में नहीं हो सकते। ये तो बीते 60-70 सालों की तमाम सरकारों की पॉलिसी रही, जो भी अचीवमेंट रही, जहां भी हमारी देश खड़ा है आज की तारीख में। नहीं, एक ही मैं प्रधानमंत्री तो नहीं कहते कि पिछले 65 साल में कुछ नहीं हुआ। कहीं राजीव गांधी ने किया था तो उसके साथ साथ राजीव गांधी का एरा बोफर्स स्कैम का भी था। आप बोलते फिर उसको भी बोलो। आप प्रधानमंत्री तो नहीं बोलने जा रहे थे ना उसको। तो अब उसके बाद मनमोहन सिंह जी का एरा है। मनमोहन सिंह के एरा में बोलो कि आप 1,76,000 करोड़ के बारे में भी बात करो। आलोक शर्मा जवाब देना चाह रहे हैं, आप करप्शन पे आ गए। आलोक क्या करेंगे? हर चीज फोर्स में जब क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम सीबीआई ने दी है, तो मैं समझता हूं भाजपा के प्रवक्ता महोदय को 2002 के गुजरात दंगे भी याद करने चाहिए। लेकिन आपको मुद्दे पर आते हैं, नहीं मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे आप केवल ये बता दीजिए, जैसे सूचना का अधिकार कानून हम लेकर आए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, पिछले 16 महीने में अगर एक भी कानून आप लेकर आए हो तो बताइए। आप गलत हैं। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए जानकारी, अब आप सुन लीजिए ना सर, देखिए मैं मुखर होकर बोलूंगा तो मुश्किल होगी। आप सुन लीजिए, मुझे बताइएगा, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे केवल ये बता दीजिए ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कौन लेकर आया? मुझे केवल आप ये बता दीजिए, आप विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एक भी बिल पिछले 16 महीने में लेकर आए हो, चाहे वो इंश्योरेंस बिल हो, चाहे एफडीआई बिल हो, चाहे वो किसी भी तरह के बिल्स हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। पर आप संसद चलने का दे रहे हैं आलोक, आप ये सब तमाम चीजों को रखते हैं अपनी पार्टी बैठी राज्यसभा में। पिछला जो सेशन था वो पेंशन बिल हो गया, कांग्रेस पार्टी ने बैंकिंग हो गया, एफडीआई रेलवे में आ गया, बता दीजिए लैंड एक्विजिशन बिल के अलावा इकोनॉमिक्स और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जानकारी गलत लेकर आए हो। थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, मोदी के साथ 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक आईटी पार्क गुजरात में डेवलप हुआ हो? मुझे बता दीजिए गुजरात के अंदर एक भी मेडिकल हॉस्पिटल, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा हो जिसमें दिल्ली से बच्चा पढ़ने जाता हो? गुजरात का 12वीं का इस बार का सीबीएसई का पासपोर्ट रिजल्ट देख लीजिए। नहीं, देखिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप बातें दूसरी तरह की करते हैं, आपके रिजल्ट्स दूसरे तरह के हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान का दोनों नेता कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, मेरा आलोक, चलो हम चुनाव की, चलिए आपको राजनीति करने में आनंद आता है, राजनीति की बातें कर लेते 2 मिनट के लिए, मैं उसके बाद जाता हूं। नहीं आलोक, मुझे बताइए, आप बिहार में चुनाव पे जा रहे हैं, बिहार में आपने क्या काम किया? बिहार में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति? आलोक शर्मा, बिहार के अंदर आपको आज लालू यादव के साथ खड़े होना पड़ रहा है, जो कि सजा याफ्ता है, और आलोक आप लालू यादव के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या मांझी जी ने क्या स्टेटमेंट दी थी मुख्यमंत्री रहते हुए, नहीं सुनी थी आपने? ये भ्रष्टाचार का हिस्सा हमारे तक भी आता है, वो मोदी जी के साथ खड़े हुए थे हम लोग। जापान के चले गए, कौन लोग खड़े हुए? पासवान जी के ऊपर कौन से एलिगेशंस लगे हैं? नहीं पता क्या किसी को? आपने कहा कि गुजरात चलिए, वहां चलिए, तो मैं आपको बिहार ले गया। बिहार में भी कह रहा हूं कि बिहार में 8 वर्षों तक इन्हीं की सरकार रही, उनके साथ मिलकर, उप मुख्यमंत्री इन्हीं के थे, उनके साथ मिलकर। अब तो नहीं है ना, आज उसी बिहार की बुराई नहीं है ना। संजय सिंह मुस्कुरा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कुछ। संजय सिंह, एक चीज मैं आलोक जी को फैक्चुअली ऐड कर दूं, करेक्ट कर दूं। आलोक जी कह रहे हैं कि बिहार में 25 साल से कांग्रेस नहीं थी, लगभग 25 वर्षों से बिहार में लालू के साथ सरकार में कांग्रेस रही है। आपके 22 एमएलए शकील अहमद मंत्री थे, रहना फर्क होता है। हमारी सरकार का मतलब हमारे पास मुख्यमंत्री हमारे नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भी यही सिचुएशन, 22 एमएलए मंत्री बनाए गए थे, और उसके बाद लालू यादव कितने दिन तक के लिए हुआ था सर? वो बहुत छोटा सा पीरियड था, बहुत ही छोटा सा पीरियड था, लेकिन 8 वर्षों तक बीजेपी शासन में रही है। बीजेपी जवाब देगी कि वहां पर क्या किया उन्होंने। बिहार का केंद्र में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मीरा कुमार स्पीकर जरूर थी, लेकिन बिहार का कोई रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं था। क्या शकील अहमद जी मंत्री नहीं थे? शकील अहमद जी उसके पहले वाले में थे। मैं शकील अहमद जी नहीं, शकील अहमद जी 5 वर्ष तक सांसद रहे, क्या वो मंत्री? हाँ, यूपी 2 में सांसद नहीं थे, इसलिए मंत्री नहीं। मैं वापस लौट के आता हूँ, मुद्दे पर लौट के आता हूँ। मीरा जी मुस्कुरा रही है, मीरा जी को लग रहा है कि कहाँ बिहार में ले आए, मुझसे आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन मोदी साहब आज वहां से बिहार को ही एड्रेस कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं वहां बैठकर, तभी आप घबरा रहे हैं। पूरा मीडिया जो है वो पूरी तरह से प्रसारित कर रहा है, अमेरिका का मीडिया कोई नहीं प्रसारित कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए आलोक शर्मा, ये बताया जाए कि आनंद शर्मा जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या उनको हिमाचल की सीट दिखने लगी है? नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर भावुक होकर रोते हैं, उनकी जो पत्नी है वो 2-2 बार आरटीआई लगाती है कि मेरे अधिकार बता दीजिए।
दूसरे की बेटियों की सुमित जी, स्नूपिंग इसको होती है। रोक दो। अपनी माँ के नहीं, लिए, रोक दो। अपनी माँ के लिए ना तो मैं 364 पूछूंगा दिन सोनिया 22 गांधी घंटे का उनको याद नहीं आती रिश्ता अपनी माँ। कांग्रेस के उस लीडर से क्या था जिसने राजीव गांधी से मिलाया, इसका जवाब देना पड़ेगा। सुमित जी रोक लो, बात तो बहुत जवाब दूर दे ही तक रहे ले हैं, जाऊंगा हम फिर जवाब मैं। देने से पीछे नहीं मेरे को हटते। इस बात का जवाब दीजिए। आप आलोक वहां से भी जवाब मिलने दीजिए। जाते हैं तो कैमरे ले आलोक जाते जी, हैं। आलोक चलिए आप जी, जवाब आलोक दीजिए। जी, झलकता है आपका। आलोक आज जी, जवाब दीजिए। आलोक जी, आलोक जी जवाब दो। एक मिनट सिद्धार्थ, एक मिनट आलोक। जब राहुल गांधी जयपुर में जनवरी 2013 में मुझे मेरी मां ने बताया, मुझे रात को सपना आया वाली कहानी का जिक्र करते हैं तो मीडिया में हाइप होता है। आप लोग को लगता है कि वाह योर लीडर हैज अराइव्ड, और आप उनको उपाध्यक्ष बनाते हैं उस दिन शाम को। आज यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके आप धुर विरोधी हैं राजनीतिक तौर पर, वो अपनी मां को याद करते हैं और उनकी आंखें भर आती है, उनकी आवाज भर आती है। इसमें नाटक कहां से आ गया? आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी ने कहां जाके देख लिया कि ये ड्रामेबाजी है, ये थिएट्रिक्स है? आलोक शर्मा, इसके बारे में तो समझाइए कुछ आप लोग। मैं केवल संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी वहां से शुरू हुई मुझे उत्तर देना पड़ा। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, 13 वर्षों तक जो व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री रहा हो, अपनी माता को एक दिन भी अपने साथ नहीं रखा हो, वो मातृ प्रेम और वो बेटे का क्या फर्ज निभा रहा था? 16 महीने तक जिस व्यक्ति ने अपनी मां को यहां पर नहीं बुलाया, मैं समझता हूं जरूरी है, होता है, जरूरी है साथ में रखा जाए। क्या कामराज जी ने अपनी मां को अलग रहकर भी ध्यान नहीं रख सकते? मैं बिल्कुल कहता हूं, जानकारी भी है आपको। रखना चाहिए, एक बेटे का फर्ज होता है, क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या यही हिंदू संस्कार है? क्या यही वो संस्कार है कि ठेकेदार पार्टी बात करती है? वो घर जो है वो मुख्यमंत्री का है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मुख्यमंत्री की मां मुख्यमंत्री मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं आलोक शर्मा। तमाम आलोक शर्मा मेरे एक सिद्धार्थ एक मिनट, सिद्धार्थ एक मिनट, सिद्धार्थ एक मिनट, आलोक शर्मा मेरे बिहारी वाजपेयी के साथ सिद्धार्थ एक मिनट, आलोक शर्मा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? राहुल गांधी सोनिया गांधी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? दोनों के अलग अलग बंगले क्यों हैं दिल्ली के अंदर? दोनों सांसद हैं। मैं उत्तर देता हूं, जवाब दोनों सांसद हैं और दोनों को मकान मिले हुए हैं, और दोनों तो क्यों नहीं राहुल गांधी अपनी मां के साथ रहते हैं? वो अगर सांसद नहीं होती, आपकी मां तो बीमार थी, उनका इलाज चल रहा है, आज भी वो इलाज के लिए जाती है, ट्रीटमेंट के लिए जाती है, मैं उत्तर तब राहुल गांधी साथ नहीं रहते। सर मैं उत्तर दे दूं? मैं केवल ये कहना चाहता हूं, दोनों सांसद हैं, दोनों आधिकारिक आवास में अपने में रहते हैं, उनकी मां सांसद नहीं है। तो ये तो और अच्छी बात है, प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास में अपनी मां को नहीं रखते हैं, उनके भाई बहन उनका ख्याल रखते हैं। मात्र प्रेम की जहां तक बात है, फर्ज है उनका, आपको साथ रखना है नहीं रखना आपका निर्णय। ये आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं कि साथ रखिए साथ रखिए? सर अगर आप मां बेटे का निजी मामला है, पारिवारिक मामला है, कांग्रेस पार्टी का दिलचस्पी है। सर 364 दिन 22 घंटे मात की याद नहीं आती है, उसके बाद कैमरे लेके आप कैसे कह सकते हैं? आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं? आप तो जब भी जाते बताइए सर, आप तो जब भी जाते कैमरे लेकर जाते हैं ना, इसलिए पूरा देश को पता चल जाता है। पुष्पेश जी, एज ए न्यूट्रल आप बताइए, ये जो बहस हो रही है मां के आंसू को लेकर, उस पर सियासत ये कितनी जायज है भारतीय पॉलिटिक्स में? नहीं देखिए, ये मां के आंसू का प्रश्न नहीं है, ये मां के आंसू का प्रश्न नहीं है। दुर्भाग्य से ये मेरे पास मां है और मां को भुनाने का प्रश्न है, जो कांग्रेस बेहतर करती रही है मोदी जी की तुलना में कहीं भी। जो बात मुझे अशोभनीय लगती है कि जो निजता का उल्लंघन होता है, यदि राजीव और सोनिया के बारे में जब सोनिया गांधी जी के ऑपरेशन के बारे में पूछती थी, जब निजता का उल्लंघन नहीं होता था, आज भाजपा को संस्कार याद आ रहे हैं। तमाम वरिष्ठ पत्रकार, तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार भी पूछते थे कि सोनिया जी को बताना चाहिए किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है, तब निजता का उल्लंघन नहीं होता था। राहुल जी अगर किसी पर्सनल विजिट पर चले गए तो बीजेपी के प्रवक्ता विभिन्न मुद्राओं में आकर जो वक्तव्य दे रहे हैं वो निजता का उल्लंघन नहीं है। ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया। आज बीजेपी से पूछा जाए, सिद्धार्थ नाथ सिंह राहुल गांधी कोलोराडो में थे, तस्वीरें आ गई सामने। अब बताइए, आप लोगों ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी किसी निजी विजिट पर गए हुए हैं? मैं बता देता हूं, बताता हूं, सुन लीजिएगा शांतिपूर्वक। टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 सितंबर को, सर अखबार छोड़ दीजिए, आप मुझे केवल ये बताइए, आप सरकार में आपके पास आधिकारिक क्या जानकारी है? वो एसपीजी प्रोटेक्ट ही हैं, आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? शांत हो जाओ, सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब सुनिए। शांत हो जाओ। ये वो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, बताइए। शांत होकर मुझसे बात करिए, और ये अशोभ्य बात मेरे साथ नहीं करना कभी। बात सुनने की क्षमता रखो अंदर। सुनने की क्षमता बीजेपी को डेवलप करनी होगी।
अच्छा, नाराज नहीं होइए, आप दोनों लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सिद्धार्थ, जवाब दीजिए। आप केवल भाषण देना सीखे हैं मोदी साहब से और कुछ नहीं सीखे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा था और वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। ड्यूरिंग रूटीन मीडिया ब्रीफिंग ऑफ द पार्टी इन द इवनिंग, सुरजेवाला सेड राहुल ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑन अ शॉर्ट को लेकर मत बैठिए, जो आज चल रहा है उसको बताइए। एक सेकंड, आपका क्या स्टैंड है? बात कर रहा हूं। आलोक जवाब देना, जवाब देना ना, आप क्यों उनको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? सुमित जी, एक तो वो ओबी पे है, सुनने में दिक्कत होती है। बोलिए सिद्धार्थ। कृपा करके इनको शांत करवा दीजिए। ना तो मैं इतनी इस समय मैं भी डिबेट करना जानता हूं, आज से नहीं कर रहा हूं, 15 साल से कर रहा हूं, और इनकी आवाज को इतना दबा दूंगा ये उठ नहीं पाएंगे। सिद्धार्थ आलोक, हम लोग अपनी अपनी मर्यादा में हैं, तो बेहतर है आप जवाब दीजिए। मैं बताता हूं सुमित जी, सुमित जी, ऐसा है, ये विवाद इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरू किया। 23 सितंबर को जो रिपोर्ट निकली टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अनेक पेपरों में निकली, उसमें सुरजेवाला के हवाले से निकली कि उन्होंने वो प्राइवेट विजिट पे गए। 2 दिन बाद उन्होंने फिर कहा नहीं ये एस्पेन गए हैं। एस्पेन में कांग्रेस के खुद के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आज भी टेलीविजन चैनल पे कह रहे हैं कि ये एस्पेन में है, ये रजिस्टर्ड है, फिर बोल रहे हैं। आप मुझे क्या बता दीजिए, क्या स्पेन में प्राइवेट विजिट नहीं हो सकता? क्या दोनों चीजें क्लब अप नहीं हो सकती? भाजपा सत्ता में बैठी है, आपके प्रवक्ताओं ने जो कहा वो जानकारी कहां से मिली आपको? सिद्धार्थ बोलिए। क्या यूएस एम्बेसडर साहब ने आपको मैसेज भेजा था विदेश मंत्रालय को? मैं इस डिबेट में नहीं हूं। आपसे सवाल कांग्रेस पूछ रही है, आप जवाब नहीं देंगे? मैं आगे बढ़ूं, आप जवाब दे रहा हूं तो बीच में आप सुमित अलाउ कर रहे हैं। मैं अलाउ किसी को नहीं कर रहा, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपने क्यों? मैं बोल रहा था ना, जवाब दीजिए ना, बताइए। मैं जवाब मैं पहले तो बोलूं फिर जवाब लूंगा ना किसी से। हाँ तो बोलिए ना, बोलिए। क्या तरीका है भाई? आप सर केवल ये बता दीजिए, आधिकारिक जानकारी सरकार के पास कहां से आई? आलोक लेट मी रिस्पॉन्ड। सिद्धार्थ नाथ सिंह को जवाब देने दीजिए, मैं उसके बाद पूरा मौका दूंगा आपको। अभी हम लोग हैं इस डिबेट में, 4 मेहमान और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कि सबके पास सब्र है, हम दोनों भी सब्र कर सकते हैं। सिद्धार्थ 30 सेकंड्स में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आलोक से जवाब लेता हूं। जितनी जानकारी है उस जानकारी का खुलासा कर दे तो 56 दिन का आपका पैजामा भी खुल जाएगा, और आपका यह भी निकल जाएगा कि राहुल गांधी कोलंबिया में पकड़े गए थे एनडीए 1 के टाइम पे, और वो किसके साथ पकड़े गए थे और क्या क्या हुआ था। क्या जानना चाहते हैं? मुझे सख्त आपत्ति है जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय, और ये संस्कार का पाठ पढ़ाते हैं। ये वही पार्टी है जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है कि संस्कारों वाली पार्टी है हम। जी, डिफरेंस ये है, मैं समझता हूं आपका स्तर ही नहीं है। विवाद क्रिएट किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? यही बौखलाहट है गांधी फैमिली से, आप लोग डरते हैं। विवाद क्रिएट किया, और आज आपकी सोनिया गांधी जी भी विदेश जा रही है, आपको पता भी है। मात्र और मात्र नकारात्मक राजनीति आप लोगों ने आज तक की है। नहीं, आपकी नकारात्मक है। आप मुझे केवल बताइए, आपको कौन से आधिकारिक सूत्र से पता चला था? विदेश मंत्रालय के कौन से प्रवक्ता को या कौन से एम्बेसडर ने आपको इंफॉर्मेशन भेजी थी? आप उसका उत्तर नहीं वाला ने दी थी इंफॉर्मेशन। आलोक जी सिद्धार्थ जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। निजी आक्षेपों से, निजी टिप्पणियों से बचे तो बेहतर होगा। सिद्धार्थ उसको दिखा रहा है, और जाके आप देखिए आलोक। सिद्धार्थ, और ये बताओ कि 14 दिन के अंदर कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आप छोड़ दीजिए, 14 दिन में कहां गए, क्या किया? आप निजी लाइफ जिंदगी की अपनी है। सिद्धार्थ आलोक प्लीज मेंटेन डेकोरम। आप दोनों 2 बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं है आप दोनों के लिए। सिद्धार्थ नाथ सिंह, आलोक शर्मा, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, कृपया ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। सिद्धार्थ नाथ सिंह, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सिद्धार्थ नाथ सिंह, आलोक शर्मा, अब मैं आप दोनों को ऑडियो डिप कर दूंगा। आई एम सॉरी टू से दिस, मैं तब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ऑडियो डिप कर दूंगा। अवस्थी जी, ये आपको इनके साथ करना चाहिए था। मैं आप दोनों का कर दूंगा, मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे सम्मानित हैं। आप 6 के 6 जो यहाँ पर हैं। प्लीज सिद्धार्थ आलोक, प्लीज सिद्धार्थ नाथ सिंह, शांत करना चाहिए था। सिद्धार्थ नाथ सिंह, कांग्रेस का ओछापन है, कांग्रेस के ठीक है। अब आप अगर आप बोलते रहेंगे तो ये भी बोलते रहेंगे, और मेरे 4 मेहमान मेरे हाथ नाराज होकर चले जाएंगे। मीरा शंकर जी हैं, इतनी सम्मानित हमारे साथ, हमारे राजनीतिक रह चुकी हैं। पुष्पेश पंत, इतना बड़ा नाम। संजय सिंह, पॉलिटिकल एडिटर, ये तमाम लोग तमाशा देख रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है क्या चल रहा है।
प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट देख रहे हैं सुमित जी, मैं प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने भी बड़ी रिक्वेस्ट करी है सुमित जी। अच्छा सिद्धार्थ, मेरी गलती है सिद्धार्थ जी, मेरी गलती है, मैं माफी मांग रहा हूं। आप माफी मांग सकते हैं, आपके सामने भी कैमरा है। नहीं, मैं किससे मेरी गलती है, आप मत मांगिए, ठीक है। आप आप इसको अहम का इश्यू मत बनाइए, मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ना चाहता हूं। प्लीज इसको डिरेल मत करिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। मीरा शंकर जी, मैं वापस विषय पर लौटता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो राजनीतिक बहस है ये तो जहां भी जा रही है वहां तो जाती जा रही है, अब जो विजिट में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पहुंचा है जहां पर बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, क्या उम्मीद लेकर चलनी चाहिए? क्योंकि खुद अमेरिका भी अब राष्ट्रपति चुनावों में जा रहा है, ऐसे में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से हिंदुस्तान की सरकार कोई बड़ी चीज उम्मीद कर सकती है? देखिए, ओबामा की जो सेकंड टर्म रही है उसमें इनके बड़े इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स रहे हैं। ये माना जाता है कि सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट लेम डक बन जाता है, पर ओबामा ने उल्टा इस टर्म में काफ़ी चीज़ें काफ़ी जो इश्यूज हैं आगे बढ़ाए हैं, जैसे कि क्यूबा के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर किए हैं, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करी है, सुप्रीम कोर्ट ने उनका हेल्थ केयर रिफॉर्म को इंडोर्स किया है। तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अब आगे चुनाव नहीं लड़ना है। तो एक तरीके से कभी कभी लेम डक हो जाते हैं, पर कभी कभी इलेक्शंस और इलेक्टरल पॉलिटिक्स से छुटकारा पाके वो स्टेट्समैन भी बन सकते हैं जी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 2017 तक तो प्रेसिडेंट ओबामा है। बिल्कुल बिल्कुल 2017 तक है। पुष्पेश पंत साहब, जो कुछ सिलिकॉन वैली में हुआ, सिलिकॉन वैली में जिस तरीके का रिसेप्शन मिला प्राइम मिनिस्टर को, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे थे और उनके लिए बड़े बड़े वहां पर जाकर घोषणाएं भी हुई। आपको लगता है कि इनको मूर्त रूप देने में भारत सरकार यहाँ पर इन तमाम आईटी कंपनीज को वो वक्त वो प्लेटफॉर्म मुहैया करा पाएगी आने वाले वक्त में? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में बदल रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में मीरा जी ने बहुत पते की बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन बदल तो रहा है मगर इतनी जल्दी नहीं बदल रहा है। अगर ओबामा 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे और भारत को 2017 तक ओबामा के प्रशासन से अपना नाता बनाए रखना है, तो भारत में अमेरिका में बसे भारतवंशी क्या भारत के हित में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी एक बड़े हद तक इसका फैसला अमेरिकी प्रशासन जो उनको सुविधाएं और प्रोत्साहन देगा उस पर निर्भर है। और सिलिकॉन वैली में मोदी सिर्फ भारतीय डियास्पोरा भारतवंशियों को संबोधित नहीं कर रहे थे, वहां वो मार्क जुकरमैन, टिम कुक वगैरह को भी संबोधित कर रहे थे। ये बड़ी अमेरिकी कंपनियां उस पूंजीवादी देश की भारत में निवेश अपनी लाभ लागत को देखकर करेंगी। और मीरा जी ने एक बात बहुत पहले भी पते की कही थी कि भारत के सामने इस समय यह अवसर है कि चीन में आर्थिक मंदी है और भारत उसका लाभ उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज ये संयोग नहीं था कि आज भारत ने अपने उपग्रह को, मैं एक छोटा सा कमेंट, भारत की क्षमता का प्रमाण था। ठीक है पुष्पेश जी, मैं एक छोटा सा कमेंट संजय सिंह और आकाश से लूंगा, फिर हमको वाइड अप भी करना है। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि राजनीति अब और चरम पर जाएगी, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ यहाँ हिंदुस्तान और बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा है? बिल्कुल जाएगी। देखिए, क्योंकि अगर अमेरिका में जो प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें आज सिलिकॉन वैली में जो उन्होंने ये भाषण दिया जिसमें आतंकवाद को लेकर के उन्होंने बातें कही, गुड बैड टेररिज्म को और यूएन में उसके रिफॉर्म्स को, उस पर एक सकारात्मक डिबेट हो सकती थी और भी जो चीजें कही। लेकिन अभी बिहार का चुनाव है, ये चुनाव खत्म होगा, उसके बाद फिर बाकी सीरीज हैं, 4 चुनाव अगले साल हैं और उसके बाद फिर यूपी आता है। ये चुनाव इतना अहम है, बिहार का चुनाव मात्र सत्ता परिवर्तन का नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उस चीज को निगाह में लेकर के चल रही है, तो उसके अराउंड वो बिल्डअप जो है पार्टियां, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से कर रही हैं। हमारा सवाल बहुत सीधा सा था कि क्या पीएम मोदी का विदेश में देश के भ्रष्टाचार की बात करना जायज है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं, अभी भी लगातार मिलते जा रहे हैं। 62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 38% दर्शकों ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर लोग, IBN 7 का बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि जो कुछ कहा पीएम ने वो जायज था, उस पर इतनी कंट्रोवर्सी होने की कोई जरूरत कम से कम इस दर्शक वर्ग को नहीं लगती है।